हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट्स, अब तक हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट कर लिया है और हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं स्टार्टिंग के और फर्स्ट एक्सरसाइज के। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा। इस आई बटन से क्लिक करके आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इसको देखना ज़रूरी है पिछले वीडियो को, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, डायरेक्टली आप इसको देखने समझने की कोशिश करेंगे आज वाले वीडियो को तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आप उस वीडियो को देखिए, ठीक है, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए। तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए क्या है। A particle moves along the curve y is equal to 2 by 3 x cube plus 1. Find the point on the curve at which the y coordinate is changing twice as fast as x coordinate. ठीक है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है, यानी कि पार्टिकल की मूवमेंट, यानी कि जैसे आपने कोई भी कर्व बनाते हैं बोर्ड पे, कोई भी स्क्रीन पर, कोई भी ग्राफ पे कर्व बनाते हैं तो उसकी जो पाथ होता है, रास्ता होता है, उसकी इक्वेशन होती है। ठीक है ना, हर किसी की कर्व की इक्वेशन हो, चाहे लाइन हो चाहे कर्व हो, इक्वेशन हर किसी की होती है। तो उसकी कर्व है, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हर बच्चा समझ पाए, चाहे वो इंटेलिजेंट हो चाहे वो वीक हो। ठीक है, तो कर्व का मतलब एक ग्राफ बनेगा ही बनेगा, चाहे लाइन बने चाहे कर्व बने। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2 by 3 x क्यूब प्लस 1। 9th क्लास में आ जाता है कि पॉइंट प्लॉट कीजिए ग्राफ के ऊपर, तो वही चीज़ें हैं। तो y इज इक्वल टू 2 by 3 x क्यूब प्लस 1 आपकी इक्वेशन है। और आपको बताना है फाइंड द पॉइंट फाइंड करने हैं, उस पॉइंट के फाइंड करने हैं जिस पॉइंट के ऊपर जो y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। चेंज जहाँ पे भी आ जाए ना, समझ लीजिए रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है। ठीक है, चेंज जहाँ पर भी लगा हुआ हो तो समझ लीजिए डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसके साथ चेंज लग जाए। तो ये कहा है आपसे, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। यानी कि y कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है, कैसा हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, किसका, x कोऑर्डिनेट के चेंज होने से। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2 by 3 x क्यूब प्लस 1। अब कहा है कि y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, यानी कि dy बाई डी टी। मैंने कहा चेंज होने का मतलब समझ लीजिए रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है, यानी कि डी बाई डी टी की बात हो रही है, किसकी, y की। तो डी वाई बाई डी टी जो है दैट इज चेंजिंग ट्वाइस में डबल है, किसका डबल, x कोऑर्डिनेट के चेंज होने का। यानी कि x कोऑर्डिनेट को चेंज होने को क्या बोलेंगे, dx बाई डी टी। जैसे y के लिए dy बाई डी टी, x कोऑर्डिनेट पे चेंज होने पे क्या होगा, dx बाई डी टी, उसका ट्वाइस। तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dx बाई डी टी, ये हमें मेंशन है। अब देखिए क्या है, y आपका ये गिवन था डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, आप देख लीजिएगा जरूर। तो y का हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2 by 3 एज इट इज, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर इंटू dx बाई डी टी, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में है। मैं पिछले वीडियो में कई क्वेश्चन करवाए हैं, आप जरूर देख लीजिएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो चुका है, 2x स्क्वायर dx बाई डी टी आ चुका है, यानी कि dy बाई डी टी आ चुका है 2x स्क्वायर dx बाई डी टी। अब dy बाई डी टी हमें पता है 2 टाइम dx बाई डी टी है, तो यहाँ पे dy बाई डी टी की जगह 2 टाइम dx बाई डी टी कर दिया, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर dx बाई डी टी एज इट इज, यहाँ पे उतार दिया एज इट इज। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, dx बाई डी टी से dx बाई डी टी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और x स्क्वायर जब 1 होता है तो x की वैल्यू 2 आएंगी प्लस माइनस 1। ठीक है, प्लस माइनस 1, 9th क्लास में शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन। तो ये जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो x क्या होगा, प्लस माइनस 1। अब हमें तो पॉइंट फाइंड करना है। अगर आपने स्टेटमेंट देखी है ध्यान से तो आपने देख भी लिया होगा, फाइंड द पॉइंट्स, पॉइंट फाइंड करने हैं। पॉइंट कैसे होता है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो जैसे x की वैल्यू ही आई है, यहाँ पे हमें y निकालना पड़ेगा। तो x की वैल्यू 2 आई है, +1 और एक -1। तो एक बार मैंने 1 रख दिया कहाँ पर, कर्व की इक्वेशन के अंदर, जहाँ पे कर्व है आपकी, y की वैल्यू जहाँ पे थी, तो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 रख दिया y में। तो 2 by 3 x की जगह पे 1 रखा है तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, +1, यानी कि 2 by 3 +1 करेंगे तो 5 by 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1 रखने से y की वैल्यू 5 by 3 आई है, यानी कि आपका पॉइंट आ चुका है 1,5 by 3। सिमिलरली x की वैल्यू जो -1 रखेंगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे रखने से वो आएगी 1/3, यानी कि -1,1/3। तो ये आपके वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर y कोऑर्डिनेट का जो चेंज हो रहा है, दैट इज़ उसकी जो स्पीड है वो ट्वाइस है x से चेंज होने से। ठीक है, तो ये है आपका इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल का, एक लेवल ऊपर है, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज गिवन होता था या मेंशन होता था, जो भी था, तो इस तरह से हमारे पास होता था। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज मेंशन है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए स्टेटमेंट क्या है सबसे पहले,
द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि सिलेंडर का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है दैट इज dr/dt वो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये रहा dr/dt 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड इट्स एल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि डिक्रीजिंग का मतलब होता है कम हो रहा है, हाइट कम हो रही है और रेडियस बढ़ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कम हो रहा है तो यानी कि माइनस में आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इंक्रीजिंग होता है तो प्लस होता है, डिक्रीजिंग होता है तो माइनस होता है। तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपको बताना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन द रेडियस इज 3 एंड एल्टीट्यूड इज 5। बाद की बात है, लास्ट में रखना होता है। हमें मेन चीज़ है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला पता है, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है, 9th क्लास से आ जाता है फॉर्मूला। तो अब हमें करना है dv/dt फाइंड करना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो dv/dt के लिए पाई एज इट इज रहेगा। अब देखिए आर और एच ये दोनों ही वेरिएबल हैं। कैसे पता लगा मुझे वेरिएबल है? देखिए रेडियस जो है वो बढ़ रही है यानी कि चेंज हो रही है, बढ़ेगी तो यानी कि चेंज हो रही है, तभी तो बढ़ रही है। और जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, जो हाइट है, एल्टीट्यूड हाइट एक ही बात है, तो वो आपकी जो है वो कम हो रही है, यानी कि वो भी तो वेरी कर रही है, चेंज तो वो भी हो रही है, यानी कि वो भी वेरिएबल है। तो यानी कि आर और एच दोनों ही वेरिएबल हैं। तो यानी कि यहाँ पे पाई जो है वो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट अकेला सिर्फ पाई कांस्टेंट है, यहाँ पे आर और एच दोनों ही वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो वेरिएबल जब एक फंक्शन में हो जाते हैं तो आपका प्रोडक्ट रूल लगता है। तो फर्स्ट एज इट इज यानी कि आर स्क्वायर एज इट इज, एच का हो जाएगा dh/dt प्लस एच एज इट इज आर स्क्वायर का 2r dr/dt। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ से dh/dt की वैल्यू -3 यहाँ पे रख दी है मैंने, आर स्क्वायर एज इट इज प्लस 2hr एज इट इज, और dr/dt था 2, तो 2 2 4hr आ जाएगा। यहाँ तक आ चुका है। अब आपको बोला गया है कि लास्ट में कि ये तो आ चुका आपका dv/dt जो हमें फाइंड करना था। अब पर्टिकुलर पॉइंट कहा गया है व्हेन r इज़ 3 एंड h इज़ 5। ठीक है, ये तो आप रख दीजिए सिंपल, r की जगह 3 रख दीजिए, h की जगह 5 रख दीजिए। तो इसको रख दीजिए यहाँ पे वैल्यू, पाई की जगह पाई छोड़ दीजिएगा। इसको सिंप्लीफाई करने से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 33 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देख सकते हैं ये पूरी कैलकुलेशन। तो ये आपके सामने आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्या है देखिए, water is dripping out from a conical funnel at a uniform rate of 4 centimeter cube per second through a teeny hole at the vertex of in the bottom. When the slant height of the water is 3 centimeter, find the rate of decrease of slant height of the water given that the vertical angle of the funnel is 120 degree. ठीक है, अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या है, ये फनल है, कॉनिकल फनल है, इसमें पानी है, इस लेवल तक पानी है, देख सकते हैं ये लेवल पानी का दिखाने के लिए किया है। उसमें पानी निकल रहा है यहाँ से बॉटम में से, एक होल में से, टिनी होल में से ये पानी निकल रहा है, यानी कि वॉल्यूम कम हो रहा है। जब किसी चीज़ में से आप पानी निकालते हैं तो आप समझ लीजिए उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, तो यानी कि डिक्रीज़ हो रहा है। तो हमें किस रेट से डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि dv/dt, वॉल्यूम इज़ डिक्रीजिंग, यानी कि वॉल्यूम इज़ डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव में आएगा। तो आपको dv/dt क्या रखना है, -4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब, पर टाइम के लिए सेकंड होता है, तो -4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कि dv/dt आपको ये मेंशन है। आपको फाइंड क्या करना है, देखिए और ये गिवन क्या क्या है, और ये तो एक तो ये गिवन है और एक ये गिवन है 120 डिग्री फनल का, कोनिकल फनल का एंगल है। देखिए ये एंगल है, वर्टिकल एंगल 120 डिग्री पूरा कंप्लीट। ठीक है, और हमें गिवन है कि L अगर 3 सेंटीमीटर अगर हमें गिवन हो तो आपको dl/dt फाइंड करना है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लैंट हाइट, जिसको आप L से डिनोट करते हैं, वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करना है, फटाफट से शुरू कर, थोड़ा सा लेवल डिफरेंट है, मैं बार बार कर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो देखिए कैसे, सबसे पहले आप नेमिंग डाल दीजिए ABC, ABC नेमिंग कहीं पर भी कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल याद रखिए ABC कौन सा लेना है। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। अब हमें देखिए L की ज़रूरत है, हमें dl/dt भी निकालना है और L की वैल्यू 3 भी रखनी है, यानी कि मतलब कहने का आपको अपने क्वेश्चन को L में कन्वर्ट करना है। ये चीज़ आपके लिए नई चीज़ हो सकती है कि आपको अपने क्वेश्चन को L में चेंज करना है। अब देखिए बात किसकी हो रही है, वॉल्यूम की हो रही है। वॉल्यूम में होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कौन का वॉल्यूम होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पता है उसमें आर होता है, एच होता है, लेकिन एल तो होता ही नहीं है। लेकिन हमें एल की ज़रूरत है, क्योंकि हमें dl/dt तभी आएगा जब आपकी क्वेश्चन में एल होगा। ठीक है, यहाँ पे ना हमें एच की ज़रूरत है ना ही आर की ज़रूरत है। आर रेडियस भी नहीं चाहिए और हाइट भी नहीं चाहिए इसकी, हमें सिर्फ स्लैंट हाइट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के अंदर, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो आपका 10th क्लास का हाइट एंड डिस्टेंस की जो एक्सरसाइज थी, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 9th चैप्टर जो था 10th क्लास में, उसको यूज़ किया जाएगा। कैसे, अब देखिए हमें हाइट चाहिए,
अब हाइट को मुझे वैल्यू निकालनी है, हाइट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एल, क्योंकि एल की यूज़ हमें चाहिए यहाँ पे, तो एच अपॉन एल की कंसेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखिए जिस साइड का एंगल हमें मेंशन, देखिए 120 डिग्री ये है, तो इसका हाफ, ये सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं इसको, हाफ एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब आपके पास ये हो गया बेस, जैसे जिस साइड एंगल होता है वो बेस होता है, पता है, और ये होगी 90 के सामने वाला जो एंगल होता है, वो साइड होती है, वो हाइपोटेनस होती है। ठीक है, तो एल को हम छेड़खानी नहीं कर सकते एल के साथ, एल तो एल ही रहेगा, हाइपोटेनस वही रहेगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे ये बेस हो गया है, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस बन चुका है, तो एच अपॉन एल बेस अपॉन हाइपोटेनस का काम करेगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कोस थीटा, कोस 60 डिग्री यानी कि 1/2। तो एच की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है इन टर्म्स ऑफ एल, जो हमारा काम करना था हमें वो कर दिया है, एच की वैल्यू आ चुकी है L/2। सिमिलरली अब हम बात करते हैं दूसरे इसी ट्रायंगल में आर की, हमें रेडियस भी एल की टर्म में ही कन्वर्ट करना है, फिर वही सेम कंसेप्ट। देखिए हमें ये फाइंड करना है आर, और हमें एल को यूज़ करना है, यानी कि जो गिवन है वो हमें ऊपर, जो नीचे रखना है, और जो फाइंड करना है वो ऊपर रखना है। तो हमें आर फाइंड करना है, वो ऊपर रखिए, अपॉन जो गिवन है दैट इज स्लैंट हाइट गिवन है वो हमें यूज़ करनी है, वो हमें नीचे रखनी है। तो आर अपॉन एल का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 होता है √3/2, तो आर हो जाएगा आपका √3L/2। ठीक है, तो वॉल्यूम अब हमें वॉल्यूम को एल की टर्म में सारा लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आर भी हट चुका है और एच भी हट जाएगा। क्यों? आर की वैल्यू भी एल की टर्म में आ जाएगी और एच की वैल्यू भी एल की टर्म में आ चुकी है। तो देखिए कैसे, वॉल्यूम हमें पता है 1/3 पाई r² h होता है, तो r की जगह पे रख देंगे √3/2L, उसका स्क्वायर करना है हमें, इंटू h दैट इज़ L/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर वगैरह जो भी अप्लाई करना है, तो आ जाएगा π/8L³। ठीक है, π/8L³। अब आप देख सकते हैं इस वॉल्यूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्लैंट हाइट का ही काम है। ठीक है, बाकी हट चुका, जो हमें नहीं चाहिए वो हटा चुके हैं हम। अब हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देखिए ये गिवन था इसलिए, तो ये हो जाएगा π/8L³ का 3L² dL/dt। dV/dt की जगह पे लेफ्ट साइड में -4 था, तो ये मैंने रख दिया है, इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका इतना। ठीक है, इसकी वैल्यू अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना है, तो dL/dt की वैल्यू हमें निकालनी है मेन, तो dL/dt हो जाएगा -32/3 πL² इज इक्वल टू dL/dt। ठीक है, अब हमारे पास dL/dt हमें वही तो फाइंड करना था, स्लैंट हाइट का रेट ऑफ चेंज आ चुका है। अब हमें ये मेंशन है कि L की वैल्यू जब 3 सेंटीमीटर हो तो क्या होगा। ठीक है, तो L की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दीजिए, तो L की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा -32/3 पाई इंटू L का यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9 × 3 27, तो -32/27 पाई। अब माइनस मैं पहले बता चुका हूँ कई बार, माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिक्रीज होना। ठीक है, डिक्रीज होने को रिप्रेजेंट करता है, तो हम ये कह सकते हैं, तो स्लैंट हाइट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लैंट हाइट है ना ये dL/dt, तो हम कह सकते हैं द स्लैंट हाइट इज डिक्रीजिंग, द स्लैंट हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 32/27 पाई। या तो आप इसको नेगेटिव में रखिए, ये वैल्यू नेगेटिव में आंसर निकाल के छोड़ दीजिए, या फिर आप मेंशन कर दीजिए कि डिक्रीजिंग एट द रेट। जब डिक्रीजिंग आपने लिख दिया ना तो माइनस नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। जब आप डिक्रीजिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, डिक्रीजिंग अपने आप में नेगेटिव बना देगा उसको, तो इसलिए आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 32/27 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये है इसका आंसर। तो चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, A water tank has the shape of an inverted right circular cone with its axis vertical and vertex lowermost। जो वर्टेक्स है उसका लोअर मोस्ट सबसे नीचे की तरफ है, जैसे ये रहा। ठीक है, और ये कहा है आपको, और इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 0.5, यानी कि सेमी वर्टिकल एंगल जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, हाफ जो एंगल बनेगा नीचे वाले एंगल का, यानी कि वो है tan इनवर्स 0.5। अल्फा बोल देते हैं इसका सिंपली, अल्फा एंगल के लिए अल्फा यूज़ करते हैं, थीटा यूज़ कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, थीटा ले लीजिए अल्फा लीजिए, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5। ठीक है, उसके बाद क्या रखा है, वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट अ स्पीड ऑफ 5 क्यूबिक मीटर पर मिनट, यानी कि उसके अंदर पानी डाला जा रहा है, पिछले में था निकल रहा था पानी, इसमें डाला जा रहा है एट ए रेट ऑफ 5 क्यूबिक मीटर। 5 क्यूबिक मीटर मतलब 5 मीटर क्यूब पर मिनट, यानी कि डल रहा है इसके अंदर पानी, यानी कि पॉजिटिव रहेगा, इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, तो dV/dt यहाँ पे 5 मीटर क्यूब पर मिनट आएगा। ठीक है, उसके बाद फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 4 मीटर। आपको बताना है किस रेट से उसकी हाइट बढ़ेगी। जैसे जैसे आप मान लीजिए कोनिकल फनल है, इसमें आप पानी डालते हैं तो उसकी हाइट तो बढ़नी बढ़नी लेवल, तो उसका तो लेवल रेट किस रेट से उसका लेवल बढ़ रहा है ये आपको फाइंड करना है। एट द इंस्टेंट व्हेन द हाइट इज
यानी कि डेप्थ कह लीजिए, हाइट कह लीजिए, दैट इज़ 4 मीटर, यानी कि 4 मीटर जब उसकी हाइट होगी तब उसका रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये था। अब देखिए समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये आपका कोनिकल फनल है, इसमें पानी का लेवल है यहाँ तक, इसमें ये देखिए हाइट है, ये आपका रेडियस है, ये स्लैंट हाइट है। ठीक है, अल्फा हमें सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है tan इनवर्स 0.5 और हमें dv/dt गिवन है 5 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, tan अल्फा यानी कि अब मैंने क्या किया, देखिए अल्फा क्या था, tan इनवर्स 0.5 था, तो tan इनवर्स को उधर ले जाइए तो tan अल्फा बन जाएगा, tan थीटा रख रहे तो थीटा बन जाएगा, जो भी है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2, 0.5 का मतलब 1/2 होता है। ठीक है, तो tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब r/h, r/h इज इक्वल टू 1/2 आ चुका है। r/h इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें जैसे पिछले क्वेश्चन में l की रेट ऑफ चेंज निकाला था, स्लैंट हाइट का रेट ऑफ चेंज, अब हमें हाइट का रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो जिसका भी हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है उसी की वैल्यू हमें चाहिएगी, हमें पूरे क्वेश्चन को उसी में चेंज कर देना है। तो हमें यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालनी है, तो आपको हाइट में चेंज करना है, तो रेडियस को हमें हाइट में चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्वेश्चन हाइट में चेंज हो जाएगा, एच में चेंज हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, जिससे हमें dh/dt मिल सकता है। अगर हम इसको r में चेंज करते तो dr/dt आएगा। ठीक है ना, अगर हम इसको h में चेंज करेंगे तो dh/dt आएगा। ध्यान रखिएगा, जिसकी ज़रूरत है वही बनाएंगे। तो r की वैल्यू हो जाएगी h/2। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं आराम से। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, r की जगह h/2 रख दिया है, तो h/2 स्क्वायर इंटू h एज इट इज़, तो पाई/3 एज इट इज़, h स्क्वायर बाई 4 यानी कि पाई/12 बन जाएगा और h क्यूब आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो हमें मेंशन था यहाँ पे, तो पाई/12 एज इट इज़ 3h स्क्वायर dh/dt। ठीक है, और ये 5 गिवन था आपको, dv/dt 5 रख दिया यहाँ पे, पाई/12 यानी कि 3 4 जो 12 4 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो पाई/4h स्क्वायर dh/dt आ चुका है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके dh/dt की वैल्यू यहाँ से छोड़ देंगे, बाकी वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ चुकी है 20/πh स्क्वायर। अब आपको बोला है जब डेप्थ जो है वो आपकी 4 मीटर हो तब रेट ऑफ चेंज क्या होगा हाइट का, तो h की जगह पे मैंने रख दिया 4 मीटर, तो h की जगह 4 मीटर यहाँ पे रख दिया गया है, तो आ जाएगा 20/π इंटू 4 स्क्वायर, यानी कि 20/16 पाई, यानी कि 5/4 पाई। पाई की वैल्यू आपको जानते हो सभी 22/7 होती है, तो यहाँ पे रख दिया, तो इसको सोल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा 35/88 मीटर पर मिनट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, अगर समझ में ना आए एक बार दोबारा से कितनी बार भी करके रिपीट जरूर करके देख लीजिए, रिवाइंड कर करके वीडियो को, लेकिन आपको समझना जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का आता है एग्जाम्स में, इस क्वेश्चन में से या उससे पिछले क्वेश्चन में से। ठीक है, लास्ट के 2 क्वेश्चन जो अभी इससे पिछले वाला और ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो आपका है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, यानी कि टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो हम किसी भी टेंजेंट, पहले पर आपको समझना पड़ेगा टेंजेंट और नॉर्मल होते क्या है, उसके बाद ही इसके बारे में हम बता पाएंगे आगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए टेंजेंट और नॉर्मल होता क्या है। तो कोई भी कर्व है, देखिए कर्व थी आपकी कोई भी ग्राफ पे, ये भी कर्व थी, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट, पी पॉइंट मान लीजिए कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, तो इसके ऊपर कोई भी लाइन जो उसको टच करके निकलती है इस पॉइंट को, इस यहाँ से, तो इसको बोलते हैं आपका टेंजेंट लाइन। ठीक है, ये टेंजेंट लाइन होती है। ठीक है, ये लाइन टेंजेंट है, और जो इसकी परपेंडिकुलर बनती है ये वाली लाइन जो है आपको नजर आ रही होगी टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का जो एंगल बनाएगी, दैट इज नोन एज नॉर्मल लाइन। ठीक है, ये नॉर्मल लाइन होती है। तो टेंजेंट लाइन है, नॉर्मल लाइन, 2 लाइनें होती हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये आपसे पूछा जाएगा। तो इक्वेशन निकालने के लिए आपको 11th क्लास वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि किसी भी लाइन की इक्वेशन, क्योंकि ये दोनों लाइनें हैं, चाहे वो टेंजेंट हो चाहे वो नॉर्मल हो, स्ट्रेट लाइन तो दोनों ही हैं, तो इन दोनों का जब आप इक्वेशन की बात करेंगे तो आपको सिंपल, जो 11th क्लास में आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था चैप्टर, उसमें आपने पढ़ा हुआ है 10th चैप्टर जो था आपका 11th में स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, वहाँ पे पढ़ा था कि अगर आपके पास स्लोप पता है और पॉइंट पता है किसी लाइन के लिए, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन आती थी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ पर जो m जो मैं वर्ड यूज़ किया है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज स्लोप, एंड स्लोप इज़ ऑल्सो नोन एज dy/dx। ठीक है, तो dy/dx ही स्लोप होता है, आपको पता है स्लोप भी वही है, m भी वही है और dy/dx भी वही है। तो बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। तो टेंजेंट की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं। टेंजेंट इक्वेशन एक लाइन की इक्वेशन होती है जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, देख सकते हैं सामने ये टेंजेंट थी। तो इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी, y माइनस y1, देखिए पॉइंट आपको पता है, जैसे ये x1 y1 p पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 थे, तो आपको 11th क्लास वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ पे मैं बता चुका आपको कि m जो होता है वो स्लोप होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज
डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स जो भी डिफरेंशिएशन आएगा वो यहाँ पे रख दिया जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात की जाए तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या होता था आपका, ये देखिए 90 डिग्री के एंगल पे है दोनों, टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पे 90 डिग्री का है, यानी कि जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे पे 90 डिग्री पे होती है, परपेंडिकुलर होती हैं, तो आपको 11th क्लास में कंसेप्ट बताया गया था कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप जो होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का, यानी कि यहाँ पे जो इसका स्लोप है, यहाँ पे सपोज डी वाई बाई डी एक्स है, तो इस नॉर्मल का जो स्लोप है वो आपका -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव का मतलब तो होता है उसका माइनस कर देना, जो भी वैल्यू उसका नेगेटिव कर दीजिए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, मतलब उल्टा करना, सीधी सी बात ये है। और रेसिप्रोकल का मतलब रिवर्स कर देना। मान लीजिए आपका इसका टेंजेंट का स्लोप जो है, इसका जो स्लोप है वो 2 है, तो जो नॉर्मल का जो स्लोप आएगा, नॉर्मल का स्लोप वो -1/2 आएगा, ठीक है। नेगेटिव भी होगा और उसका रेसिप्रोकल भी होगा। ऐसे ही अगर टेंजेंट का स्लोप -1/2 होता तो नॉर्मल का स्लोप 2 हो जाता, नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस आपको याद रखनी है। ये दो इक्वेशन अगर आप याद रख लेते हैं तो आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपकी फाइंड आउट हो जाएगी इजीली, ठीक है। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें इस कंसेप्ट से रिलेटेड मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होगा स्लोप होता क्या है। स्लोप होता है ढलान, किसी चीज़ की स्लोप। जैसे घर के बाहर आप जब भी कोई रैंप बनाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज स्लोप। ये स्लोप होता है, ढलान होता है जो, तो दैट इज़ नोन एज स्लोप। तो स्लोप क्या होता है, उसकी इंक्लिनेशन की वैल्यू होती है, इंक्लिनेशन कितना है उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू निकलती है। तो सबसे पहले अगर आपके पास एंगल थीटा पता है, जैसे किसी एंगल पे आपने कोई, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे ये यहाँ पर है, देखिए ये वाला एंगल, इसको देखा जाता है। अगर आप इधर से लेते हैं तो ये वाला एंगल गिना जाएगा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल ही लिया जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज। अब ये मत कर दीजिएगा यहाँ से गलती की इस साइड वाला एंगल ले लो चाहे उस साइड वाला, ऐसा नहीं चलेगा। आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा, और वो भी स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्स साइड, ठीक है। पॉजिटिव एक्स साइड से शुरू करते हुए आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, वो जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज एंगल थीटा। तो आप स्लोप अगर आपको निकालना है तो 11th क्लास में वैसे बता दी जाती है बातें ये, कि आपको अगर थीटा पता है, ये एंगल पता है, इस थीटा एंगल का जितना भी है 45, 60, 135 कुछ भी हो सकता है, वो आपको टेंजेंट उसकी वैल्यू निकाल देते हैं टेंजेंट की वैल्यू पे, तो वो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाता है। अब उसी तरह से इसका अगर मान लीजिए आपको इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू x³ + 3x + 5, मान लीजिए ऐसा कुछ है, और आपको स्लोप निकालने के लिए कहा जाए उसका कर्व का, तो आप क्या करेंगे उस केस में? उस केस में सिंपल जो उसका स्लोप निकालना है तो आप उसका dy/dx निकाल लेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर देना है, वो भी स्लोप ही होता है। तो अगर आपको एंगल पता है तो tan थीटा निकाल लीजिए, उससे भी स्लोप निकल सकता है। अगर आपको इक्वेशन गिवन है, लाइन की इक्वेशन गिवन मान लीजिए, या कर्व की इक्वेशन गिवन है, तो आप उसका dy/dx निकाल लीजिए, स्लोप निकल जाएगा उससे भी, ठीक है। और स्लोप की जो नोटेशन है वो m यूज़ की जाती है, m1 m2, अगर एक से ज़्यादा लाइनें हैं तो m1 m2 m3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें बेसिक बातें आपको जो पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की। मेन पॉइंट ये है, अगर आपको लाइन्स पैरेलल हैं, ये 11th क्लास में भी आ चुका है पहले, 11th फिर से मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमें यूज़ करना है इसलिए, ठीक है। वैसे ही 11th में आ चुका, बार बार कह रहा हूँ। अगर लाइन्स पैरेलल हैं तो उन दोनों का स्लोप इक्वल होगा, m1 इज़ स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, m2 इज स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। सिमिलरली अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं, अगर लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों स्लोप की जो प्रोडक्ट आएगी वो -1 आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप इक्वल आएगा, और दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों स्लोप्स की प्रोडक्ट जो आएगी वो -1 आएगी, ठीक है। ये बात आपको याद रखने वाली पॉइंट है, मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तब यूज़ करूंगा, तब आपको याद दिला दूंगा, ठीक है। इफ़ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ये मेंशन है, ये पॉइंट मेन है, ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस है वो इसी पे बेस्ड है, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं कि आपको पॉइंट निकालने के लिए कहा जाएगा। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जिस केस में आपको कहा जाए टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट मीन्स आपको क्या करना है, dy/dx को 0 रख देना है उस पॉइंट के लिए, वो पर्टिकुलर पॉइंट जिस पॉइंट की बात की, जैसे x1 y1 पॉइंट था तो x1 y1 वहाँ पे रख दिया जाएगा, और dy/dx की वैल्यू जो भी आई है उस पॉइंट पे, उस पॉइंट को रखने के बाद वो उसको हमने इक्वल टू 0 रख देना है, तो वहाँ से आपका पॉइंट निकल जाता है। x की या y की वैल्यू जो भी एक आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस कह रखा है आपको, या परपेंडिकुलर टू x एक्सिस कह रखा है, तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल वाला कंसेप्ट लग जाएगा, यानी कि dy/dx का रेसिप्रोकल करेंगे तो dx/dy आएगा, नेगेटिव 0 के इक्वल पे जाके वो तो मर्ज हो जाएगा उसमें,
यानी कि मेन समझने का है dx बाई dy की वैल्यू 0 रखनी है। तो ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताए हैं इनको आप नोट कर लीजिएगा अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे करने हैं, सबसे पहले इजी लेवल से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 2। आपसे बोला गया है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ पे इक्वेशन की बात नहीं की गई है, यहाँ पर सिर्फ स्लोप निकालना है। तो स्लोप का मतलब होता है dy बाई dx, मैं पहले बता चुका हूँ। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई dx, तो यानी कि 6x माइनस 4, डिफरेंशिएशन नॉर्मल है। यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखना है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे तो आ जाएगा आपका 8। ये तो आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, टेंजेंट और नॉर्मल में क्या रिलेशन है, एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है स्लोप इनका। तो इसका स्लोप अगर आपका 8 आया है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर आपसे कहा जाए तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो 8 का नेगेटिव करेंगे तो -8, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/8, ठीक है ना, 1/8 में हो जाएगा। तो यानी कि आंसर आ जाएगा -1/8, यानी कि नेगेटिव भी करना है और उल्टा भी करना है उसका, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप का। सेकंड टाइप देखिए, इफ x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/4। फिर वही बात है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने किया dx बाई डी थीटा, पैरामीट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट याद आ गया होगा आपको। तो -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा और dy बाई डी थीटा हो जाएगा 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। अब हमें निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट और हम जानते हैं ये होता है dy बाई dx। तो dy बाई dx निकालने का पैरामीट्रिक फॉर्मूला आपको याद होगा, डिफरेंशिएशन में करवाया था, आप जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं आता तो ये हो जाएगा dy बाई dx, यानी कि -3a, यानी कि देखिए ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, तो डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। तो 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा की वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो 3a से 3a, साइन से एक साइन, कोस से एक कोस, तो ये आ जाएगा -10 थीटा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुका है -10 थीटा और थीटा की वैल्यू आपको π/4 कहा है रखने के लिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा थीटा π/4 रखने से dy बाई dx, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको आप कहते हैं वो आ जाएगा माइनस टेंजेंट π/4, और टेंजेंट π/4 1 होता है तो आंसर आ जाएगा -1, ठीक है, माइनस टेंजेंट π/4 यानी कि -1। तो ये आ गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो इसका नेगेटिव करेंगे तो -1 का नेगेटिव +1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल का 1 का 1 ही रहेगा रेसिप्रोकल, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने सीख लिया है स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, और नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स कैसे निकालते हैं, साथ ही किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को कैसे निकालते हैं जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो या पैरेलल टू सम लाइन हो या परपेंडिकुलर टू सम लाइन हो, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।